वहीं मुंबई के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बंसल कंपनी के लगभग 300 वर्कर बाहर खड़े हो स्ट्राइक पर थे और रेयान सिंघानिया हाय हाय का नारा लगा रहे थे। उन लोगों को गार्ड ने रोकने की बहुत कोशिश की पर लोग जिद पर अड़े थे कि जब तक रेयान सिंघानिया खुद आकर बात नहीं करेगा तब तक वो लोग हिलेंगे भी नहीं। रेयान सिंघानिया बिजनेस वर्ल्ड का किंग माना जाता था, जिसे लोग बिजनेस शार्क भी कहते थे, क्योंकि जिस चीज पर रेयान का साया पड़ जाता था वो चीज रेयान का हो जाता था, चाहे वो बिजनेस डील हो या किसी इंसान की कीमत। रेयान सबको खरीदने का ताकत रखता था। रेयान दिखने में हैंडसम और बेहद ही चार्मिंग था और घायल कर देने वाली नसीली नीली आंखें, उसके आंखों का रंग देखकर ही लोग उसकी रॉयल्टी का अंदाजा लगा लेते थे। उसके चर्म को देख हर कोई उस पर फिदा हो जाता था। वहीं बाहर खड़ा हो एक आदमी जिसका नाम आकाश था और वह रेयान का असिस्टेंट था। वह अपनी कलाई की घड़ी पर टाइम देखते हुए कहता, बॉस किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे, पता नहीं यहाँ का ड्रामा देखने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेंगे। वो इतना कहा ही था कि तभी एक ब्लैक कॉलर की लंबी सी कार आकर कंपनी के गेट के बाहर रुकता था। कार इतना शानदार था कि वहां खड़े हर लोग खामोश हो उस कार को ही देखते रहते हैं। तभी आगे वाली सीट से एक आदमी उतरता जो रेयान का बॉडीगार्ड था और अपने हाथों में छाता पकड़े पीछे के कार के दरवाजा को खोलता है और छाता को खोल खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी जो ब्लैक का सूट पहने, गले में सिल्वर कलर का टाई और अपने आंखों पर गोल्डन कलर का चश्मा लगाए था, वह कार से बाहर उतर जाता है। और आदमी के उतरते ही उसका असिस्टेंट आकाश उस आदमी के कान के पास जा कहता, बॉस ये लोग सुबह से ही यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, समझने की बहुत कोशिश की पर कोई सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। वो आदमी रेयान सिंघानिया था। वह अपना चश्मा उतर अपने बॉडीगार्ड के तरफ बढ़ा देता है। वही उसका बॉडीगार्ड झट से पकड़कर रेयान के पीछे खड़ा हो जाता है, छाता पकड़े। वही रेयान भीड़ को देखते हुए कठोर आवाज में कहता, इस बेमकसद की भीड़ को जमा करने वाला चेहरा भी इसी भीड़ में मौजूद होगा, राइट? तभी एक आदमी उस भीड़ से निकल रेयान के सामने आ कहता, हाँ सही कहा आपने। वही रेयान उस आदमी के तरफ देख कोल्डली कहता, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? वही वो आदमी झट से कहता, हमने इस कंपनी को पूरे 5 साल दिए हैं और आप ऐसे ही इसे हमसे छीन नहीं सकते हैं। वही रेयान कड़क आवाज में कहता, इंसान और जानवर के बीच का फर्क जानते हो तुम? इंसान 2 पैरों से चलता है और 2 हाथों से काम करता है, पर भूख दोनों के फर्क को मिटा देता है। इतना कह रेयान उस आदमी के तरफ देख कहता, मैंने सुना है 3 महीने से तुम सबको सैलरी नहीं मिली है। वही वो आदमी झट से कहता, ये कंपनी हमारे लिए माँ के सामन है जिसे हम पूछते हैं, हम इस कंपनी को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। आप कितना भी हमें खरीदने की कोशिश कर लो पर आप क्या समझेंगे हमारी फीलिंग को, आपके पास तो दिल ही नहीं है। तभी रेयान उस आदमी के तरफ अपने डार्क नजरों से देखते हुए कहता, गलत कह रहे हैं तुम, मेरे पास दिल है, बस दिल की सुनता कम हूँ। इतना कहते हुए रेयान अपने कोट के अंदर से सिगरेट निकाल अपने दांतों के अंदर रख देता है और उसका बॉडीगार्ड लाइटर से उसके सिगरेट को जला देता। तो रेयान सिगरेट का एक लंबा कस लेते हुए कहता, तुम सबको 3 महीने की डबल सैलरी के साथ इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, उसके बाद इस कंपनी को छोड़कर चले जाना। डबल सैलरी, वो भी इंक्रीटम के साथ। ये सुन वहां स्ट्राइक पर खड़े सभी लोग हैरान थे। वही वो आदमी झट से कहता, सोच लीजिए मिस्टर सिंघानिया, यहाँ पूरे 300 लोग हैं। तो कड़क आवाज में रेयान कहता, मैं एक बार बोलता हूं तो एक बार में ही सुनने का आदत डाल लो, और वैसे भी 300 लोग हो या 3000, रेयान सिंघानिया का इरादा कभी नहीं बदलता। इतना कहते हुए रेयान सिगरेट को जमीन पर फेंक अपने जूते से रगड़ते हुए वापस अपना चश्मा पहन ऑफिस के अंदर चला जाता है। रेयान अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस के अंदर जा कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में पहले से ही बंसल कंपनी के सीईओ मिस्टर रितेश बंसल और उसके मैनेजर मौजूद थे। रेयान के आते ही वहां का मैनेजर खड़ा हो जाता है। वही वो सीईओ परेशान बैठे सोच रहा था, तभी उसका मैनेजर सीईओ के तरफ देख कहता, सर मिस्टर रेयान सिंघानिया आ चुके हैं। ये सुन झट से रितेश बंसल खड़ा होने वाला था तो रेयान आराम से किसी किंग की तरह चेयर पर बैठते हुए कहता, इट्स ओके मिस्टर बंसल, वैसे भी ये अब तक तुम्हारी कंपनी है, अभी तक मेरा हुआ नहीं है पूरी तरीके से, तो फॉर्मेलिटी करने का जरूरत नहीं है। वही वहां का मैनेजर अपना हाथ रेयान के सामने बढ़ाते हुए कहता, हेलो मिस्टर सिंघानिया, मेरा नाम वरुण है। तो रेयान कड़क आवाज में कहता, ग्रीटिंग करने में अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो वह बेचारा मैनेजर भी हल्के मन से ओके कहते हुए अपना हाथ नीचे रख लेता है और सामने प्रोजेक्टर ऑन कर बंसल कंपनी के बारे में हर एक डिटेल्स बताना शुरू कर देता है। वही रेयान सामने देखने के जगह मैनेजर के बातों को इग्नोर कर अपने फोन में कुछ देख कर रहा था। रेयान के एटीट्यूड्स को देख सेओ और मैनेजर दोनों ही अब परेशान हो चुके थे। सब कुछ बताने के बाद मैनेजर अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है और सेओ के तरफ देखता है। तभी सेओ रेयान के तरफ देख कहता, ये कंपनी में आपको पूरे 250 करोड़ में बेचूंगा, तो आप? वो इतना कहा ही था कि तभी रेयान कठोर आवाज में कहता, 100 करोड़। तो सेओ झट से कहता, इस कंपनी को मैं पिछले 12 साल से रन कर रहा हूँ, ये कंपनी मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह है, बहुत प्यार करता हूँ इस कंपनी से, तो सिर्फ 100 करोड़ ये तो घटा हुआ मेरा। ये सुन रेयान सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहता, इस कंपनी को तुम अपना बच्चा कह रहे हैं और अपने बच्चे का सौदा करने चले हो, ये कैसा प्यार है तुम्हारा?
रेयान का बात सुन सेओ का बोलती ही बंद हो चुका था और वह अपने मन में ही कहा, मजबूरी ना होती तो मैं कभी बेचने नहीं जाता आप जैसे इंसान को। वही रेयान अपने असिस्टेंट के तरफ देख अपनी उंगली सा इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा समझ चुका उसका असिस्टेंट आकाश खड़ा हो प्रोजेक्टर ऑन कर देता है और तभी एक वीडियो प्ले होने लगता। उस वीडियो में बंसल कंपनी के द्वारा किया गया इलीगल काम का सबूत था जो सेओ और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं जानता था। उस वीडियो को देख उन दोनों के चेहरे का हवायां ही उड़ चुका था और दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। दोनों ही कंफ्यूज थे कि आखिर रेयान को ये सारा डिटेल्स कैसे पता चला। तभी रेयान कोल्ड मुस्कान के साथ कहता, मुझे जो प्रूफ करना था वो मैं कर चुका हूँ, चॉइस इज योर्स, कंपनी बेचनी है या जेल जाना है। वही सेओ कुछ ना कहते हुए सोचे जा रहा था करे तो करे क्या, तो रेयान खड़ा हो कड़क आवाज में कहता, मेरे लिए मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है और अपने कीमती वक्त से निकाल कर मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, फैसला कर मुझे बता दीजिए। रेयान का दिया हुआ 30 सेकंड बीतने को था और अब आखिर का सिर्फ 5 सेकंड ही बचा था तो रेयान काउंट करना शुरू करता है। 5 4 3 2 और 1 कहने से पहले ही सेओ खड़ा हो कहता, फाइन 100 करोड़। ये सुन रेयान के होठों पर जीत वाली मुस्कान छा जाता है तो वह सेओ के तरफ देख कहता, कंग्रेचुलेशन मिस्टर बंसल, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मेरे मैनेजर आकर पूरी कर लेंगे एंड नाउ आई हैव टू लीव बट दिस वाज रियली फन। इतना कह रेयान जाने वाला था तभी मिस्टर बंसल गुस्से में कहते, मिस्टर सिंघानिया, मैंने आज तक आपके जैसा रुडेल्स और घटिया इंसान नहीं देखा, मुझे तो बर्बाद कर दिया आपने, आई विश आपको नर्क में भी जगह ना मिले। मिस्टर बंसल का बात सुन रेयान उनकी तरफ पलटते हुए मुस्कुरा कर कहता, दैट वॉज ब्यूटिफुल विश मिस्टर बंसल, पर हर इंसान का हर सपना पूरा नहीं होता क्योंकि हर इंसान रेयान सिंघानिया नहीं होता। इतना कह रेयान कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में रेयान अपनी कार के पास पहुंच जाता है और अपने असिस्टेंट के तरफ देख कोल्डली कहता, इस कंपनी को 2 दिन में पूरा रिनोवेट करवाओ और नए वर्कर्स लेकर काम शुरू कराओ। तो उसका असिस्टेंट भी ओके बॉस कह देता है। फिर रेयान कार के अंदर बैठ जाता है तो उसका बॉडीगार्ड कार का डोर लॉक कर आगे वाली सीट पर जा बैठ जाता, वही ड्राइवर कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। इतना कह रेयान कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में रेयान अपनी कार के पास पहुंच जाता है और अपने असिस्टेंट के तरफ देख कोल्डली कहता, इस कंपनी को 2 दिन में पूरा रिनोवेट करवाओ और नए वर्कर्स लेकर काम शुरू कराओ। तो उसका असिस्टेंट भी ओके बॉस कह देता है। फिर रेयान कार के अंदर बैठ जाता है तो उसका बॉडीगार्ड कार का डोर लॉक कर आगे वाली सीट पर जा बैठ जाता, वही ड्राइवर कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ झारखंड के रांची शहर में सुबह के 9 बज रहे थे। वही एक प्यारा सा मासूम लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल के बीच थी, वह गहरी नींद में सोए एक रोमांटिक सा सपना देख रहा होता है और उसके सपने में एक खूबसूरत सी लड़की थी जो सुंदर से गाउन पहने बैठे किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक हैंडसम लड़का आता जो दिखने में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा। वह उस खूबसूरत लड़की के पास आ उसके कोमल होठों को अपने होठों से मिला चूमने लगता है। ये देख वह लड़का नींद में ही मुस्कुराए जा रहा था। तभी उस लड़के के चेहरे पर कोई जोर से पानी फेंक देता है और वह लड़का हड़बड़ाते हुए अपने आंखों को खोल बेड पर बैठ जाता और वह चिल्लाते हुए कहता, आउच, कौन है। तभी एक कड़क आवाज उसके कानों पर पड़ता, अंश तू कितनी लेट तक सोता है, सुबह के 9 बज चुके हैं। अंश मिडिल क्लास का लड़का जिसका रंग दूध सा सफेद गोरा, पंखुड़ी जैसे लाल कोमल होठ और समुंदर जैसे गहरी छोटी छोटी खूबसूरत आंखें, वह मासूम दिखने के साथ साथ काफी हैंडसम भी था। वह अपने आंखों को मसलते हुए मासूम आवाज में कहता, मेरे रोमांटिक से सपने पर पानी फेरना तो कोई आपसे सीखे। तो वह लड़की जिसका नाम जन्नत था वह अंश के पास जा उसके सर पर अपनी उंगली से जोरों से मारते हुए कहती, इतनी से उम्र में तुझे रोमांटिक सपने आने शुरू हो गए हैं, सच सच बता किस चुड़ैल के साथ घूम रहा है आजकल। वही अंश चिढ़ते हुए धीरे से कहता, एक चुड़ैल काम है क्या जो दूजी को अपने लाइफ में लाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। तो जन्नत वापस उसके सर पर चमेट मारते हुए कहती, जुबान थोड़ा कम चलाया कर, माताश्री नहीं हूं मैं जो तेरी बकवास बात सुन लूं, तेरी बड़ी बहन हूं। वही अंश धीमे आवाज में कहता, इसी बात का तो अफसोस है। उसके बातों को सुन जन्नत उसके रूम से जाते हुए ऑर्डर देते हुए कहती, अगर 5 मिनट में तू फ्रेश होकर बाहर नहीं आया तो चाय के साथ साथ नाश्ता भी नसीब नहीं होगा। इतना कहते हुए जन्नत उसके रूम से चली जाती हैं। चाय नहीं मिलेगा। ये सुनते ही मासूम अंश झट से बेड से नीचे उतर जाता और अलमारी से कपड़े निकाल बाथरूम भाग जाता है। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आ जाता और सोफे पर बैठे जन्नत से कहता, पापा और माताश्री कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। वही जन्नत अंश के हाथों में चाय का कप थमाते हुए कहती, सुबह उठ जाया कर, उन दोनों के भी दर्शन हो जाएंगे। वही अंश जन्नत के तानों को इग्नोर कर फूक फूक कर चाय का आनंद लेने लगता है। तभी अंश का फोन बजने लगता और वह कप को टेबल पर रख अपना फोन को उठाता है और स्क्रीन पर मुंबई एक्ट्रेस एकेडमिक नाम देख झट से फोन को उठा अपने कानों पर लगा कहता, गुड मॉर्निंग मैम। तभी दूसरे साइड से एक लड़की का आवाज आता, मिस्टर अंश वर्मा, आपका हमारे एकेडमिक में सिलेक्शन हो चुका है, आप 1 हफ्ते बाद हमें ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आकर बाकी सारे डिटेल्स की जानकारी ले सकते हैं।
ये सुन अंश चीखते हुए कहता, सच्ची? वही वो लड़की हाँ कह देती हैं और फोन काट देती। ये खबर सुनते ही अंश के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जन्नत को आवाज देते हुए कहता, दी मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं मुंबई में रहकर एक्टिंग भी कर सकता हूँ। वही जन्नत बाहर आ कहती, सिलेक्शन हो गया है ये तो अच्छा है, पर वहाँ का फीस कितना है तुझे पता है? तो अंश मासूम आवाज में कहता, आउच, मैं तो ये देखा ही नहीं हूँ। इतना कह वो चेक करना शुरू करता और वहाँ का फीस जान हैरान हो चिल्ला पड़ता, 5 लाख रुपए। फिर उदास हो कहता, जाना मुश्किल है थोड़ा। तभी जन्नत कहती, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इतना कह जन्नत वापस रूम में चली जाती हैं। अंश को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था और उसका ड्रीम था मुंबई जाकर अच्छा एक्टर बनने का, और वो अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों में मुंबई में ही शिफ्ट होने ही वाला था, क्योंकि अंश के पापा मुंबई में ही अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने वाले थे। वही अंश जो रांची के ही एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, वो अपना ट्रांसफर मुंबई के ही एमिटी यूनिवर्सिटी में करवा चुका था। शाम का वक्त हो रहा था। वही अंश अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रांची के धुन की बार में बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके कंधे पर हाथ रख कहता, कांग्रेट्स ब्रो, फाइनली तेरा ड्रीम सच होने वाला है, अब तो तू बड़ा स्टार बन जाएगा गा। तभी अंश उदासी भरे आवाज में कहता, मैं एकेडमिक ज्वाइन नहीं करने वाला। ये सुन उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते और सवाल कर हटते, क्यों, अचानक से क्या हो गया? तभी अंश चिढ़ते हुए कहता, लूट रहे हैं वो एकेडमिक वाले, 3 महीने का कोर्स का खर्च 5 लाख है, मैं नहीं जाने वाला ऐसे एकेडमिक में। तभी एक लड़की जिसका नाम रिया था वह हंसते हुए कहती, अगर जाना ही नहीं था तो तूने फॉर्म क्यों भरा था? तो अंश झट से कहता, यार मेरा मन है जाने का, पर मैं पापा पर लोड नहीं डालना चाहता, वैसे भी मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उन्होंने लोन लिया हुआ है। ये सुन उसके सारे दोस्त के चेहरे पर उदासी छा जाता। अब हो भी क्यों ना उसका दोस्त अंश जो उदास था, उनके उतरे चेहरे को देख अंश खड़ा हो डायलॉग मारते हुए कहता, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और मुस्कुराते हुए कहता, तुम लोग टेंशन ना लो, अंश सब कुछ मैनेज कर लेगा। इतना कहते हुए वह बैठ जाता है और तब तक उन सब का ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ चुका था और सब खाना शुरू कर देते हैं। तभी वह लड़की रिया सबको देख कहती, कल हमारे यूनिवर्सिटी में मुझे परफॉर्म करना है, तो तुम सब मुझे मोटिवेट करने के लिए जरूर आना। ये सुन अंश कहता, कौन सा परफॉर्म करने वाली हो? तभी रिया झट से कहती, जूलियट की। और एक्साइटेड हो कहती, तुम सबको पता हमारे यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट बनकर मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रेयान सिंघानिया आने वाला है। रेयान सिंघानिया ये कौन है? ये सवाल कर अंश रिया के तरफ देख रहा था। तभी रिया झट से कहती, रेयान सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन है वो, और एमिटी यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी का पोता। इतना कह रिया अपने दिल पर हाथ रख कहती, लड़कियों के दिल का राजकुमार है वो, दिखने में इतना चार्मिंग है कि हर कोई उस पर अपना दिल हार बैठती है। इतना कहते हुए अंश के तरफ देखती और चिढ़ते हुए कहती, तू उन्हें नहीं जानता? वही अंश अपने मासूमियत भरे आवाज में कहता, वो मुझे नहीं जानता तो अंश उसे क्यों जाने, और उसे जानना जरूरी है क्या? अगर है भी तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे जानने का। उसका बात सुन वहां बैठे उसके दोस्त हैरान थे। तभी रिया कहती, तू मुंबई जा ही रहा, क्या पता उनसे मुलाकात हो जाए। तो अंश अपने आंखों को रोल कर कहता, अगर रेयान सिंघानिया की किस्मत अच्छी होगी तो जरूर मिल लेंगे। उसका बात सुन वहां सभी बैठे लोग हंसने लगते हैं। कुछ देर तक सभी बातें करते हुए खाना खाते और फिर बार से अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इतना कहते हुए अंश के तरफ देखती और चिढ़ते हुए कहती, तू उन्हें नहीं जानता? वही अंश अपने मासूमियत भरे आवाज में कहता, वो मुझे नहीं जानता तो अंश उसे क्यों जाने, और उसे जानना जरूरी है क्या? अगर है भी तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे जानने का। उसका बात सुन वहां बैठे उसके दोस्त हैरान थे। तभी रिया कहती, तू मुंबई जा ही रहा, क्या पता उनसे मुलाकात हो जाए। तो अंश अपने आंखों को रोल कर कहता, अगर रेयान सिंघानिया की किस्मत अच्छी होगी तो जरूर मिल लेंगे। उसका बात सुन वहां सभी बैठे लोग हंसने लगते हैं। कुछ देर तक सभी बातें करते हुए खाना खाते और फिर बार से अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। हे रीडर्स, आइए आगे की कहानी जानते हैं। सुबह का वक्त हो चुका था। वही एक बड़े से आलीशान कमरे में अपने बालकनी में खड़े हो रेयान सिगरेट के कस ले रहा था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है, तो वह सिगरेट को बाउल में डाल टेबल पर रखा फोन को उठा अपने कान पर लगा कड़क आवाज में कहता, बोलो। तभी दूसरे साइड का आदमी प्यार से कहता, कंग्रेट्स मेरी जान, फाइनली तूने बंसल को हरा ही दिया उसकी कंपनी टेक ओवर करके। उस आदमी का बात सुन क्रूल मुस्कान के साथ रेयान कहता, रेयान सिंघानिया जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है किसी भी कीमत पर। दूसरे साइड का आदमी भी फिर मुस्कुराते हुए कहता, ठीक है शाम को मिलते हैं। तभी रेयान कहता, नहीं नील, मुझे काम से रांची जाना है तो कल आकर बात करेंगे। इतना कहते हुए रेयान कॉल काट देता है और अपने असिस्टेंट को कॉल लगता है। आकाश इस वक्त ऑफिस में था। अपने बॉस का नंबर देख वह झट से फोन उठाते हुए कहता, यस बॉस, सारा तैयारी हो चुका है। तो रेयान भी ओके कहते हुए कॉल काट देता है। फिर अपने रूम से बाहर निकल डाइनिंग एरिया में जाकर आराम से बैठ जाता है। उसके आते ही स्टाफ टेबल पर नाश्ता सर्व कर दे सामने खड़ी हो जाती हैं।
तभी रेयान उस स्टाफ के तरफ देख कोल्डली कहता, रूहानी कहाँ है? रेयान का बात सुन वह स्टाफ अपना सर झुका कहती, रूहानी मैम सुबह सुबह ही कहीं चली गई है। ये सुन रेयान गुस्से में खुद में ही कहता, पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। अपना नाश्ता खत्म कर रेयान मेंशन से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर आते ही बॉडीगार्ड कार डोर को खोल देता है तो रेयान कार के अंदर बैठ जाता। वही ड्राइवर भी कार स्टार्ट कर एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाया है। कुछ ही देर में रेयान एयरपोर्ट पहुंच जाता है तो वह अपने प्राइवेट जेट के अंदर चला बैठ जाता है और रांची जाने के लिए निकल जाता। शाम का वक्त हो चुका था। वही अंश जिसका रांची में आज आखिरी दिन था वह अपना सामान ट्रॉली में पैक कर रहा था। तभी उसे याद आता कि आज उसकी फ्रेंड रिया का परफॉर्मेंस है यूनिवर्सिटी में तो मासूम अंश पैक करना छोड़ तैयार होने लगता है। तभी जन्नत उसके रूम में आती और अंश को तैयार होता हुआ देख उसके पास जा कहती, तू फिर से बाहर जा रहा है? वही अंश मुस्कुराते हुए कहता, नहीं दी यूनिवर्सिटी जा रहा, आज रिया का परफॉर्मेंस है और आखिरी बार मैं उन सब से मिलन भी चाहता हूँ इसलिए जा रहा हूँ। ये सुन जन्नत कहती, ठीक है जाओ पर 9 बजे से पहले घर वापस आ जाना। वही अंश चिढ़ते हुए कहता, जब देखो ऑर्डर देती रहती हैं इस नन्हे बच्चे को। इतना कह अंश तैयार हो निकल जाता है। वही रेयान भी रांची पहुंच चुका था तो वह सीधा पहले अपने होटल में चला जाता है और फिर रेडी हो यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में रेयान यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है तो उसका बॉडीगार्ड कार का दरवाजा को खोल देता है तो रेयान कार से बाहर उतर जाता है। वही उसके वेलकम के लिए बाहर सारे प्रोफेसर, कुछ स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल खड़ा था। रेयान को देख प्रिंसिपल जिसके हाथों में बुके था वह रेयान को दे देता है और फिर हाथ मिलता है। फिर प्रिंसिपल रेयान के साथ ही ऑडिटोरियम में जाने लगते हैं। रेयान को देख वहां मौजूद हर लड़की उस पर फिदा ही गई थी, चाहे वो फीमेल प्रोफेसर हो या स्टूडेंट। पर रेयान सबको इग्नोर कर विप सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसके बगल में प्रिंसिपल। और फिर स्टेज पर सारा परफॉर्मेंस होना शुरू हो जाता है। रेयान उसे ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वह बहुत बोर हो रहा था। दूसरी तरफ अंश उस रूम में पहुंच चुका था जिस रूम में रिया तैयार हो रही थी प्ले करने के लिए। वहां जाते ही उसका नजर रिया पर जाता जो बिना तैयार हुए चेयर पर बैठे रो रही थी। उसे रोता देख अंश उसके पास जा कहता, क्या हुआ यार, तू रो क्यों रही है? अंश को देख रिया और जोरों से रोने लग जाती हैं। अब अंश को टेंशन होने लगा था तो वह रिया के सामने अपने घुटनों के बल बैठ कहता, रिया बताओ ना क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? अंश के सवाल को सुन रिया झट से कहती, वो मैं बाथरूम में स्लिप कर गई थी और मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है। ये सुन अंश झट से कहता, तो डॉक्टर के पास चले क्या? तो रिया कहती, नहीं अंश अभी मुझे मेरे परफॉर्मेंस की टेंशन हो रही है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ तो मैं परफॉर्म कैसे करूंगी स्टेज पर। और फिर उदास हो कहती, अगर मैं स्टेज पर नहीं गई तो हमारे यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी और मुझे प्रोफेसर से डांट भी पड़ सकता है। अंश को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में करे तो करे क्या। वही रिया अपने चमकती आंखों से अंश की तरफ देख कहती, तू मेरे बदले स्टेज पर परफॉर्म करेगा? ये सुन अंश खड़ा होते हुए कहता, पागल हो गई हो क्या, तुझे जूलियट का परफॉर्म करना है तो मैं लड़की बनकर कैसे जा सकता हूँ? तो रिया उदास होते हुए कहती, प्लीज अंश कर ले ना, वैसे भी तुझे डायलॉग बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और तू लड़की की आवाज में बोल भी लेता है और मेकअप वो मैं कर दूंगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा तू लड़की नहीं बल्कि लड़का है। मन तो बिल्कुल भी नहीं था अंश का, पर उसकी फ्रेंड रिया के बहुत फोर्स करने के बाद अंश ओके कह देता है, पर एक शर्त पर कि उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। तो रिया भी ओके कह देती है। फिर अंश जूलियट बनने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। स्टेज पर एक एक कर सारे परफॉर्मेंस होता जा रहा था, तभी आखिरी नाम अनाउंस होता जो रोमियो और जूलियट का ड्रामा होना था। वही अंश उसके दिल धक धक होना शुरू हो जाता है। वैसे उसने कई बार अपने स्कूल में परफॉर्म कर चुका था पर यह पहली बार था जो वो एक लड़की बनकर परफॉर्म कर रहा था। वही रिया और अंश ने पहले ही रोमियो बन रहा लड़का जिसका नाम चिराग था उससे बात कर चुका था और उसे भी कोई ऐतराज नहीं था अंश के साथ प्ले करने में। वही अंश जूलियट के ड्रेस में बिल्कुल किसी शहजादी की तरह लग रहा था जिसे देखकर कोई भी उस पर फिदा हो जाए। वही चिराग उसका नजर तो हट ही नहीं रहा था अंश से, तो वह अंश के तरफ देख कहता, अंश तुम तो बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रहे हो, अगर सच में लड़की होते तो अभी तक मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। ये सुन अंश के बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगता है और उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। वही चिराग उसके लाल हुए चेहरे को प्यार से देखे जा रहा था। तो अंश ने अपने चेहरे पर इसके ड्रेस के कलर का ही मास्क पहन लिया था ताकि किसी को उसका चेहरा नजर ना आए। तारांकन फिर अंश और चिराग दोनों ही स्टेज पर चले जाते हैं। लाइट ऑफ हो जाता। वही इस प्ले के जो नैरेटर थे वह स्टेज पर आ स्टोरी कहना शुरू करती हैं। ये कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है जिसके राजकुमार प्रिंस एस्कलस थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे जिनमें एक कैप्लेट तो दूसरे मोंटेग थे। दोनों खानदानों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। इनकी आपस की लड़ाई पूरे वेरोना राज्य में मशहूर थी। मोंटेग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था जो एक बार कैप्लेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने एक दोस्त के साथ गया। कोष्टक। इतना कहने के बाद रोमियो यानी कि चिराग स्टेज पर एंट्री करता है अपने एक दोस्त के साथ। तभी नैरेटर आगे कहती,
इस पार्टी में बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही थीं। तभी रोमियो की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। इस लड़की का नाम जूलियट था। कोष्टक। तभी अंश जूलियट बनकर स्टेज पर आता है, वो भी डांस करते हुए। अंश इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि हर कोई बस अंश की तारीफ करने लगा था। वही रेयान अंश का तारीफ सुन जो लड़की बनकर स्टेज पर था, वह अपना नजर उठा स्टेज के तरफ देखता है और जूलियट को देखता, और एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में अट्रैक्ट हो जाता है। अंश और चिराग स्टेज पर वैसे ही परफॉर्म कर रहे थे जैसे वह नैरेटर कह रही थी। फिर रोमियो और जूलियट का डायलॉग शुरू होता है। वही एक लड़का आज जूलियट के सामने अपना हाथ आगे बढ़ा कहता, आप तो वेरोना की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, क्या हम साथ में एक डांस कर सकते हैं? तो अंश जो जूलियट बन हुआ था वह मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है और अपना हाथ उस लड़का के हाथ में हाथ रख देता है। फिर दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। वही वो लड़के का डायलॉग होता और वह कहता, मैं बहुत ही जल्दी वेरोना से जाने वाला हूँ और उससे पहले विवाह करने की इच्छा रखता हूँ, इसमें आपका क्या ख्याल है? तो जूलियट कहती, विवाह से पहले मैं सच्चे प्रेम को ढूंढने का प्रयास करना चाहती हूँ। वही हंसते हुए वह लड़का कहता, सच्चा प्रेम क्या वो मौजूद भी है? तो जूलियट कहती, प्रेम उन उन लोगों के लिए है जो इन पर विश्वास करते हैं। इतना कह डांस करते पार्टनर चेंज होते हैं और जूलियट रोमियो के पास चली जाती हैं। फिर दोनों का डायलॉग शुरू होता है। वही रोमियो कहता, मेरे दिल ने या तो धड़कना बंद कर दिया है या धड़कना भूल गया है। तो जूलियट कहती, यदि ये सच होता तो तुम मर नहीं गए होते। फिर रोमियो कहता कहता, कोई इंसान इतने सुंदरता को निहारते हुए जिंदा नहीं रह सकता। और अपना हाथ आगे कर कहता, क्या मुझे सौभाग्य मिल सकता है? तो जूलियट कहती, हाँ मिल सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर नैरेटर आगे कहती, रोमियो और जूलियट दोनों एक दूसरे को ऐसे ही प्यार भरे नजरों से देखकर डांस करते रहते हैं। दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। कोष्टक। और इसी बीच रोमियो जूलियट से मिलने उसके महल जाता है। वही जूलियट अपने बालकनी में खड़ी हो चांद के तरफ देख रही थी और खुद में ही कहती, ओ रोमियो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर हमें मिलना ही नहीं था तो मेरे दिल में प्यार जा एहसास करवाया हूँ, तुम क्यों चले गए? बस एक बार मेरा प्यार स्वीकार कर लो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। वही दूर खड़े रोमियो जूलियट का बात सुन वहां चला आता है। तो जूलियट घबराते हुए कहती, रोमियो तुम यहाँ क्यों आए? अगर मेरे भाइयों ने तुम्हें यहाँ देख लेंगे तो मार देंगे। वही रोमियो कहता, कैसे दूर रह सकता हूँ मैं तुमसे? अब देखे जिसे देखना है, सब रोके जिसे रोकना है। मैं नहीं जानता मुझे यहाँ क्या खींच लाया है, बस इतना जानता हूँ कि अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता है। देखो इस चांदनी को, ये तुम्हारी आंखों को छूकर सीधा मेरे दिल में उतरती है। देखो इन आंखों को, कि तुम्हें छूकर ये मुझे अपनी बाहों में समेट लेती हैं। ये सब भी यही चाहते हैं कि हम दोनों एक हो, फिर क्यों हो तुम मुझसे इतनी दूर? चली आओ मेरे पास। तो जूलियट कहती, तुम मुझसे प्यार करते हो रोमियो? वही रोमियो कहता, मैं चांद की कदम खाते हुए अपने पूरे दिल से कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जूलियट। इतना कह चिराग अंश के करीब आने लगता है। उसे करीब आता देख अंश अपने मन में ही कहने लगता है, नहीं चिराग, बस किस मत करना। वो इतना कहा ही था कि चिराग अंश के होठों पर अपना होठ रख प्यार से चूम लेता है। ये नज़ारा देख ऑडिटोरियम में बैठे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वही रेयान भी उनके तरफ ही देख रहा होता है। तभी नैरेटर आगे कहती, उन दोनों को प्यार भी हो गया और इजहार भी, पर रोमियो और जूलियट अच्छे से जानते थे कि अपनी दुश्मनी के चलते उनके परिवार कभी भी उनकी शादी नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने किसी तरह चुपके से शादी कर ली। कोष्टक। दुर्भाग्यवश उनकी शादी की रात से पहले ही रोमियो का जूलियट के भाई डुए से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने डुए की हत्या कर दी। सुबह रोमियो ने जूलियट को उसे छोड़ देने की जिद की, क्योंकि अगर वह दोबारा कभी उस शहर में आता तो उसे मार दिया जाता था। कोष्टक। रोमियो के शहर छोड़कर जाने के बाद जूलियट के माता पिता ने उसे बताया कि उसकी शादी पेरिस नाम के लड़के से करने का फैसला किया गया है। जूलियट के माता पिता को नहीं पता था कि जूलियट ने पहले ही रोमियो से शादी कर ली है। लिएट ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसने अपनी मौत का बहाना बनाकर रोमियो के साथ भागने की योजना बना रखी थी। उसने खूब सारी नींद की गोलियां खा ली जिससे ऐसा लगे कि उसकी मौत हो चुकी है और फिर उसे मकबरे में डाला जा सके, जहां से बाद में वो भाग जाए। कोष्टक। रोमियो को जूलियट की इस योजना के बारे में कुछ नहीं पता था। रोमियो तक जब ये खबर पहुंची तो वो बुरी तरह टूट गया। उसे लगा कि जूलियट सच में मर गई है और ऐसा सोचते हुए रोमियो ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। जब जूलियट का नशा उतरा तो सामने अपने प्रेमी की लाश देखकर वह सन्न रह गई। उसने रोमियो के छुरे से ही खुद को मार डाला और दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। और इसी के साथ दोनों की प्रेम कहानी अमर हो जाती है। प्ले खत्म होते ही सब जोरों से तालियां बजने लगते हैं। वही अंश बिना कुछ कहे स्टेज से भाग जाता है। वो भाग भी बहुत क्यूट तरीके से रहा था। तभी प्रिंसिपल रेयान के तरफ देख कहते, रेयान सर कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस?
वही रेयान एटीट्यूड में कहता, सच्चा प्यार सो इरिटेटिंग, आज के टाइम पर प्यार नहीं सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि प्यार में आकर अपनी जान की कुर्बानी देना। इतना कह रेयान खड़ा होता और प्रिंसिपल के तरफ देख कहता, सॉरी बट एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करना है सो आई हैव टू लीव। इतना कह रेयान ऑडिटोरियम से बाहर निकल जाता है। वही अंश जो चिराग के किस करने के कारण थोड़ा इनकंफर्टेबल फील कर रहा था वह भी बाहर ही चला जाता है बड़बड़ाते हुए, क्या जरूरत था चिराग को किस करने का, बिना किस लिए भी तो प्ले अच्छा चल रहा था ना। तभी बाहर अंश को एक बिल्ली नजर आती है जो बाउंड्री के ऊपर थी और शायद बिल्ली नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। ये देख अंश उस बिल्ली के पास जा मासूम आवाज में कहता, ओह क्यूटी तुम ऊपर कैसे गई। अंश को देख वो बिल्ली भी प्यार से म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है। तो अंश को उस पर दया आने लगता और उसे उतरने के लिए अपना हाथ फैला देता है ऊपर की तरफ, पर अंश जो गाउन पहना हुआ था उसके वजह से उसे बहुत परेशानी हो रहा था। तभी अंश को एक टेबल दिखता है तो मुस्कुराते हुए अंश बिल्ली के तरफ देख कहता, तुम यहीं पर रुको क्यूटी मैं आता हूँ। तो अंश भागता हुए उस टेबल के पास जाता और ले आता है। फिर वह उस टेबल के सहारे खड़ा हो जाता है और बिल्ली को उतरने की कोशिश करने लग जाता है। बिल्ली तो अंश के हाथों में आ जाती है लेकिन टेबल से लड़खड़ाते हुए अंश नीचे गिरने वाला था तो अंश डर के कारण अपने आंखों को कस के बंद कर लेता है। तभी कोई आकर अंश को अपने बाहों में थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तो अंश धीरे से अपना एक आंखों को खोल कर देखता है, सामने एक बेहद ही चार्मिंग लड़का खड़ा था जो कोई और नहीं रेयान सिंघानिया था। उसके चार्मिंग लुक को देख अंश अपने आंखों को पूरा खोल उसे घूरने लगता है और अपने लड़की वाले आवाज में ही कहता, आप कौन हो। तो अंश को उस पर दया आने लगता और उसे उतरने के लिए अपना हाथ फैला देता है ऊपर की तरफ, पर अंश जो गाउन पहना हुआ था उसके वजह से उसे बहुत परेशानी हो रहा था। तभी अंश को एक टेबल दिखता है तो मुस्कुराते हुए अंश बिल्ली के तरफ देख कहता, तुम यहीं पर रुको क्यूटी मैं आता हूँ। तो अंश भागता हुए उस टेबल के पास जाता और ले आता है। फिर वह उस टेबल के सहारे खड़ा हो जाता है और बिल्ली को उतरने की कोशिश करने लग जाता है। बिल्ली तो अंश के हाथों में आ जाती है लेकिन टेबल से लड़खड़ाते हुए अंश नीचे गिरने वाला था तो अंश डर के कारण अपने आंखों को कस के बंद कर लेता है। तभी कोई आकर अंश को अपने बाहों में थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तो अंश धीरे से अपना एक आंखों को खोल कर देखता है, सामने एक बेहद ही चार्मिंग लड़का खड़ा था जो कोई और नहीं रेयान सिंघानिया था। उसके चार्मिंग लुक को देख अंश अपने आंखों को पूरा खोल उसे घूरने लगता है और अपने लड़की वाले आवाज में ही कहता, आप कौन हो। हे रीडर्स आइए जानते हैं क्या होता है। वही रेयान अंश के कान के करीब जा सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहता, डेविल, और लोग इस डेविल को प्यार से रेयान सिंघानिया के नाम से जानते हैं। रेयान सिंघानिया ये नाम सुनते ही उसे रिया का कहा हुआ बात याद आने लगता और ये याद कर अंश अपने मासूम आवाज में कहता, तो ये है रेयान सिंघानिया। खुद में ही इतना कह अंश रेयान के आंखों में देखते हुए कहता, और कितनी देर तक मुझे ऐसे अपने गोद में उठा के रखने का इरादा है आपका। अंश ने अब भी मास्क लगाया हुआ था तो रेयान अंश के सवाल का जवाब ना देते हुए अपने एक हाथ से अंश के चेहरे से मास्क हटा देता है और अंश के प्यारे और खूबसूरत चेहरे में एक पल के लिए डूब जाता है। वही अंश उसे ये रिलीज ही नहीं था कि वो इस वक्त रेयान के सामने वो लड़की बना हुआ है। और रेयान के हैंडसम लुक को देख रेहान के आंखों में देखते हुए कहता, आप सच में बहुत। इतना कहते ही वो रुक जाता और अपने कहे बातों को घुमाते हुए वह आगे झट से कहता, अब मुझे छोड़ भी दीजिए वरना आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुन रेयान अंश को अपने गोद से नीचे गिर देता है। वही मासूम अंश रेहान के तरफ देख कहा, आपने मुझे नीचे क्यों गिराया। अंश के सवाल को सुन रेयान भी नीचे अंश के तरफ झुक कहता, क्योंकि रेयान सिंघानिया को हद से ज्यादा बोलने वाले लोग से नफरत है और तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। इतना कह रेयान खड़ा हो मुड़ते हुए जाने को था। तभी अंश खड़ा हो गुस्से में कहता, अपनी लिमिट में अच्छे से जानता हूं और हाँ सही कहा आपने, आप सच में डेविल हो। वही रेहान बिना पलेट ही कठोर आवाज में कहता, तो दूर रहना इस डेविल से वरना बहुत पछताना पड़ सकता है जूलियट। इतना कह रेयान वापस ऑडिटोरियम में चला जाता है। वही अंश भी अपना मास्क पहन अंदर चला जाता क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म करने वाले को अवार्ड दिया जाने वाला था, वो भी खुद रेयान के हाथों से। वही चिराग अंश के पास खड़ा हो जाता है और अंश के तरफ देख कहता, सॉरी अंश, वो प्ले में किस करना था इसलिए कर दिया, तुम नाराज तो नहीं होना। तो अंश मुस्कुराते हुए चिराग के तरफ देख कहता, बिल्कुल भी नहीं, अब तुमने वही किया जो प्ले में था। अंश का बात सुन चिराग के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वह बहुत खुश था इस बात से कि अंश को उसका किस करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वही स्टेज पर रेयान को इनवाइट किया जाता है तो रेयान खड़ा हो स्टेज पर चला जाता है और कुछ देर का स्पीच देकर सबको एक एक कर अवार्ड दे देता है और फिर जाने को था। तभी वह प्रोफेसर रेयान को रोकते हुए कहती, सर एक स्पेशल अवार्ड बाकी हैं जो रोमियो और जूलियट परफॉर्म कर रहे रिया और चिराग को देना है। इतना कह वह प्रोफेसर स्टेज पर रिया और चिराग का नाम लेती हैं। वही अंश बहुत नर्वस हो रहा था तो मुस्कुराते हुए चिराग अंश का हाथ पकड़ कहता, चलो अंश चलते हैं। इतना कह चिराग अंश का हाथ पकड़े स्टेज पर ले जाने लगता है। वही रेयान का नजर एक दूसरे का हाथ थामे अंश और चिराग पर ही अटक जाता है।
वही अंश भी बस रेयान को ही घूरे जा रहा। फिर तो दोनों रेयान के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर रेयान पहले चिराग को अवार्ड देता और उसका हाथ मिलता, फिर अंश के तरफ अवार्ड बढ़ा देता है तो मुस्कुराते हुए अंश रेयान के हाथ से अवार्ड को पकड़ लेता है। तभी अंश अपना हाथ रेयान के आगे कर देता है क्योंकि रेयान सबसे हाथ मिला रहा था, पर रेयान अंश से हाथ ना मिलाते हुए उसे इग्नोर कर स्टेज से नीचे उतर जाता है। इतना कह वह प्रोफेसर स्टेज पर रिया और चिराग का नाम लेती हैं। वही अंश बहुत नर्वस हो रहा था तो मुस्कुराते हुए चिराग अंश का हाथ पकड़ कहता, चलो अंश चलते हैं। इतना कह चिराग अंश का हाथ पकड़े स्टेज पर ले जाने लगता है। वही रेयान का नजर एक दूसरे का हाथ थामे अंश और चिराग पर ही अटक जाता है। वही अंश भी बस रेयान को ही घूरे जा रहा। फिर तो दोनों रेयान के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर रेयान पहले चिराग को अवार्ड देता और उसका हाथ मिलता, फिर अंश के तरफ अवार्ड बढ़ा देता है तो मुस्कुराते हुए अंश रेयान के हाथ से अवार्ड को पकड़ लेता है। तभी अंश अपना हाथ रेयान के आगे कर देता है क्योंकि रेयान सबसे हाथ मिला रहा था, पर रेयान अंश से हाथ ना मिलाते हुए उसे इग्नोर कर स्टेज से नीचे उतर जाता है। ये देख अंश को बहुत गुस्सा आने लगता और वह खुद में ही कहता, इस डेविल के कारण मुझे कितना शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। इतना कह वो जाने को था तभी प्रोफेसर उन्हें रोकते हुए कहती, वैसे तुम दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आए और रोमियो जूलियट की प्रेम की कहानी तो खुद में ही एक मिसाल है, तो क्या तुम दोनों प्यार से रिलेटेड दो शब्द कह सकते हो? हे रीडर्स, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। प्रोफेसर के बातों को सुन दोनों मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। वही अंश मुस्कुराते हुए अपने प्यारे आवाज में कहता, प्यार कहने के सिर्फ एक शब्द हैं क्योंकि प्यार एक बेहद ही खूबसूरत एहसास है जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होता है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम हमेशा उसके साथ रहे, प्यार तो एक दूसरे से दूर रहने पर भी खत्म नहीं होना चाहिए। जिसमें दूरी चाहे कितने भी हो, एहसास हमेशा पास होना चाहिए। प्यार ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को बदल दे और मजबूर कर दे आपसे प्यार करने के लिए। इतना कह अंश रेयान के आंखों में देखते हुए कहता, प्यार हर किसी को बदल कर रख देता है, चाहे वो कोई डेविल ही क्यों ना हो। अंश का बात सुन रेयान एक पल के लिए सब कुछ भूलकर अंश के आंखों में डूब जाता है। वही चिराग का भी कुछ यही हाल था। वो मुस्कुराते हुए अंश को प्यार से देखने लगा था। फिर चिराग आगे अंश के तरफ देखते हुए ही कहता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्यार हमें कहीं भी किसी से भी हो सकता है, चाहे सामने वाला सेम जेंडर का जी क्यों ना हो। दोनों का बात सुन वहां हर कोई जोर से ताली बजाने लगता है। कुछ ही देर में पूरा फंक्शन खत्म हो चुका था और रेयान रात को ही मुंबई जाने के लिए अपने पर्सनल जेट से निकल चुका था। रात का 11 बज रहा था। वही अंश धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर घुस रहा था और देखता घर का पूरा लाइट ऑफ हो चुका है तो इस बात से खुश अंश खुद में ही कहता, चलो अच्छा है घर पर सब सो गए हैं, मैं बच गया। इतना कह अंश दरवाजा लॉक कर जाने लगता। तभी हॉल के सोफे पर बैठे अंश को जन्नत दिखाई देती हैं जो टॉर्च लेकर बैठी अंश के आने का इंतजार कर रही थी। जन्नत को ऐसे अंधेरे में बैठा देख अंश चीखते हुए कहता, कौन है? तभी जन्नत खड़ी हो लाइट ऑन कर देती हैं। जन्नत को देख मासूम अंश अपने दिल पर हाथ रख कहता, ओह दी आप हो, मुझे लगा कोई चुड़ैल बैठी हैं। अंश के बातों को सुन जन्नत चिढ़ते हुए कहती, कहा था तू, मैंने तुझे 9 बजे तक वापस आ जाना को कहा था, तो लेट क्यों आए हो? लेट तो आया हूं मैं। खुद में ही इतना कह अंश जन्नत के तरफ देख, आज जो कुछ भी हुआ वो जन्नत को सब कुछ बता देता है। सारा बात सुन जन्नत के होठों पर मुस्कान छा जाता है और वह अंश के तरफ देख कहती, ठीक है चलो फिलहाल रूम में जाकर सो जाओ, सुबह ट्रेन भी है। तो अंशों के कहते हुए अपने रूम चला जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। वही रेयान मुंबई पहुंच चुका था और रात भर के जर्नी के बाद वह काफी थक चुका था तो कुछ देर आराम करने के लिए वो अपने बेड पर लेट जाता है, अपने आंखों को बंद किए हुए ही। आंखों को बंद करने के बाद भी उसके आंखों में और ख्यालों में सिर्फ अंश का कहा हुआ बात और उसका प्यारा चेहरा ही सामने आ रहा था। तो इरिटेट हो रेयान अपने आंखों को खोल बेड से नीचे उतर जाता है और सिगरेट को जला उसके लंबे कस लेते हुए अपना असिस्टेंट का नंबर निकल कॉल करता है। बॉस नाम देख आकाश झट से फोन को उठा अपने कान पर लगा कहता, यस सर। वही रेयान कठोर आवाज में कहता, कल फंक्शन में जूलियट के रोल में एक लड़की परफॉर्म कर रही थी, 1 घंटे में मुझे उस लड़की का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। रेयान का ऑर्डर सुन आकाश झट से कहता, हो जाएगा सर। रेयान ओके कहते हुए फोन काट देता है। वही आकाश गहरी सोच में पड़ जाता क्योंकि रेयान ने आज तक किसी लड़की के बारे में पता लगाने को कभी नहीं कहा था, ये पहली बार था जो रेयान कुछ ऐसा काम दे रहा था। वही आकाश का कॉल काटते ही रेयान अपने दोस्त नील को कॉल करता है। एक बड़े से आलीशान रूम में नील आराम से सोया हुआ था। अपने फोन का आवाज सुन टेबल पर रखा फोन उठा नील नींद भरे आवाज में ही अपने कान पर लगा कहता है, कौन है जो नील ओबरॉय को सुबह सुबह परेशान करने का हिम्मत किया? नील का बात सुन रेयान कठोर आवाज में कहता, सपनों की दुनिया से बाहर आओ और शाम तक हमारे क्लब में मिलो, कुछ डिस्कस करना है। इतना कह रेयान फोन काट देता है। रेहान का आवाज सुन नील का पूरा नींद ही खुल चुका था। तो वह बेड से नीचे उतर अपने बालकनी में खड़े हो बाहर के तरफ देख रहा था।
तभी पीछे से एक खूबसूरत लड़की जिसने पिंक कलर का सेक्सी सा शॉर्ट नाइट ड्रेस पहने हुई थी, वह नील को पीछे से हग करते हुए कहती, किसका कॉल था, कहीं आपकी किसी गर्लफ्रेंड का तो नहीं था। उस लड़की का आवाज सुन नील क्रूर मुस्कान के साथ पीछे पलटता और उस लड़की के कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहता, गर्लफ्रेंड, प्यार, इश्क, मोहब्बत वगैरह इन सब चीजों पर नील ओबरॉय को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ साथ सोने में है। इतना कह नील उस लड़की के होठों के करीब जा उसके कोमल होठों को अपने होठों से मिला बस चूमने लगता है। होठों को चूमते हुए नील अपना हाथ उस लड़की के ड्रेस के पीछे ले जा ड्रेस पर बंधे डोरी को खोल देता और ड्रेस को नीचे कर उसके गर्दन को भी चूमने लगता है और चूमते हुए बेड पर सुला देता और उसके बचे कपड़े को भी खोल अपना भी कपड़ा खोल देता और प्यार से उसके गोरे शरीर को चूमने लगता है। कुछ देर तक उसके शरीर को अपना बनाने के बाद नील खड़ा हो अपना कपड़ा पहनते हुए कहता, मेरे साथ रात बिताने का कीमत तुम्हें मिल जाएगा। इतना कह नील रूम से निकल जाता है। नील ओबरॉय, नामी और रईस बिजनेसमैन और रियान का बचपन का दोस्त जिसने 27 साल के उम्र में ही वो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया था जो बड़े से बड़े लोग ख्वाब देखते थे। नील की पर्सनैलिटी फेमस हीरो के तरह था, वो बेहद ही हैंडसम और गुड लुकिंग था। साथ ही लड़कियों के बीच भी वो बहुत फेमस था, सभी लड़कियां उसे अपना बनाना चाहती थी पर नील किसी लड़की को एक बार से दोबारा नहीं छूता था। हर लड़की उसके लिए सिर्फ एक रात के खिलौने की तरह थी। नील रेडी होकर होटल रूम से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर आते ही नील का ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता तो नील पीछे आराम से बैठ जाता है। नील के बैठते ही ड्राइवर कार के दरवाजे को बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर होटल से निकल जाता है। दूसरी तरफ अंश और जन्नत भी अपना सामान पैक कर ट्रॉली लेकर बाहर हॉल में आ जाते हैं। वही अंश के मम्मी और पापा कुछ दिनों के बाद मुंबई में शिफ्ट होने वाले थे क्योंकि अचानक से उन्हें कोई काम पड़ गया। तो अंश की मम्मा अंश और जन्नत को अपने सीने से लगाते हुए कहती, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, पहली बार तुम दोनों ऐसे मुझसे दूर जा रहे हो। तो जन्नत मुस्कुराते हुए कहती, हाँ मम्मा आप फिक्र मत करो, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे और वैसे भी आप दोनों भी कुछ दिनों के बाद आ ही जाओगे। तो उसके पापा जन्नत के सर पर हाथ रख कहते, हाँ बेटा हम कुछ दिनों में आ ही जाएंगे पर तब तक तुम अपने शैतान भाई का ख्याल रखना। अपने पापा का बात सुन चिढ़ते हुए अंश कहता, मैं शैतान नहीं हूं, मैं तो कितना मासूम और प्यारा सा बच्चा हूं। अंश का बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वही उसकी मम्मा कहती, हाँ हाँ मेरा बेटा शैतान बिल्कुल भी नहीं है। तभी उसके पापा कहते, ठीक है जल्दी चलते हैं नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। तब तक बुक किया हुआ कार भी पहुंच जाता है तो जन्नत और अंश अपना ट्रॉली कार के डिक्की के अंदर रख देते और पूरी फैमिली कार के अंदर बैठ जाती हैं और स्टेशन जाने के लिए निकल जाते। कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच जाते हैं सब, फिर अपना सामान ट्रेन के अंदर रख अंश और जन्नत अपने मम्मा पापा को बाय कह उनका आशीर्वाद ले ट्रेन के अंदर जा अपने सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो जाता है। वही अंश बाहर का नजारा हुआ देख अपने मन में ही कहता, मेरे सपनों के उड़ान भरने का ये मेरा पहला कदम है। एक बार मैं मुंबई चला जाऊं फिर कुछ भी करके उस एकेडमिक में एडमिशन लेने की कोशिश करूंगा और बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। पर इस बात से बेखबर अंश की मुंबई में उसकी मुलाकात रेयान से दोबारा होने वाला है और सब आगे कैसे वो दोनों मिलेंगे और क्या रेयान को अंश का लड़का होने का सच पता चलेगा। जानने के लिए मेरी कहानी को सुनते रहिए और प्लीज अपना लाइक कमेंट देना ना भूलिए।